मेरा नाम परीशा है और अपने नाम की तरह ही मैं परी पैकर थी। मेरा हुस्न ऐसा कि चांद को भी मात दे डाले। लेकिन वो कहते हैं ना कि हुस्न वाले नसीब मांगना भूल जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। खुदा ने हुस्न तो दे दिया लेकिन किस्मत देना भूल गया, और किस्मत के बगैर हुस्न का सत्यानाश हो जाता है। वो कहते हैं ना कि अक्सर हुस्न वाले नसीब वालों के गुलाम हुआ करते। काश खुदा मुझे हुस्न के साथ अच्छी किस्मत भी दे देता तो मेरा वजूद मुकम्मल हो जाता। लेकिन मुझ जैसे बदकिस्मत लोग हमेशा बदकिस्मत ही रहते हैं। ये मेरी बदकिस्मती ही थी कि मेरा जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहाँ जिंदगी को जहन्नम कहना बेहतर होगा, बल्कि जहन्नम से भी बदतर जिंदगी हम जी रहे थे। हम दोनों बहनें और एक भाई थे। मैं अपने बहन भाइयों से बड़ी थी। मैं जब से पैदा हुई थी घर के हालात को इंतहाई बुरा पाया था। छोटा सा टूटा फूटा घर जिसमें कमरा, एक स्टोर और एक छोटा सा किचन था। हम कुल 4 लोग एक ही कमरे में रहते थे और बच्चे, अब्बा वो कभी कभी घर आया करते थे और जहाँ जगह मिलती बेसुध हो जाया करते। यहाँ हम सबसे झगड़ने लगते थे। हमारे घर के दरवाजों और खिड़कियों को दीमक लग चुकी थी। दीवारों से सीमेंट उखड़ चुका था और गेट की कुंडी तो ऐसी टूटी थी कि इसके बाद दूसरी लगकर ही न दी। एक बड़ी सी रस्सी से गेट को मजबूती से बांधा जाता और मेरी अम्मा दिन में कई बार उठकर दरवाजा चेक करती। वो 2 बेटियों की माँ थी, डर जाया करती थी और अब्बा भी गैरत दिलाने की कोशिश करती थी कि वो अब सुधर जाए। जवान बेटियों के बाप हैं, लेकिन अब्बा को कोई फिक्र ही नहीं थी कि उनकी बीवी बच्चे मरते हैं या जीते हैं। हम कई कई दिन फाका काटते। मैं जब छोटी थी तब से ही देख रही थी कि गरीबी हम लोगों को चिमट गई थी और गरीबी को हम इतना पसंद आ गए थे कि वो अब हमारी जान ही नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं बहुत छोटी थी जब से ख्वाहिशों का गला घोंटते देखा। आस पड़ोस के सब बच्चे खुश खुश रहते थे और हम बहन भाई रोते रहते थे। हमारी किस्मत खराब थी जो एक निहायत गरीब घर में पैदा हुए और दूसरा अब्बा जैसे जवारी और नशे इंसान के घर पैदा हुए, जहाँ बहुत मुश्किल से 2 वक्त का खाना नसीब होता था। हम थे भी 3 बहन भाई। माँ बाप तो अपने बच्चों को संभालते हैं, लेकिन हमारा बाप ज़रूरत पड़ने पर हमें भी बेच खाने वाला इंसान था। मर्द औरत की ज़रूरियात पूरी करता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल उलट था। अम्मा कमाती थी और अब्बा खाता था और अक्सर पैसे छीन भी लिया करता था। छोटे से घर में एक अजाब भरी जिंदगी हम जी रहे थे। छोटा सा घर और इसमें कुल मिलाकर हम 5 लोग थे और एक अम्मा थी कमाने वाली और खाने वाले 5, और वो भी इतना कमाती थी कि बमुश्किल 2 वक्त की रोटी पूरी हो सके। लेकिन अब्बा अक्सर अम्मा की मेहनत की कमाई छुपाकर अपना नशा पूरा करने के लिए ले जाया करते थे। और यूँ बचपन से आज तक कई ऐसी रातें गुजरी जब हम भूखे सोए, और कई बार तो 2-3 दिन मुसलसल खाने को कुछ नहीं होता था, और वो दिन तो इतने बेशुमार हैं कि गिनना भी मुश्किल है। मुझे बचपन का हर वो पल याद है जो मैंने छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी तरसते हुए गुजारा। हम तीनों बहन भाई कभी अपने जख्म साफ कर रहे होते तो कभी अम्मा के, जो अब्बा नशे की हालत में बेकाबू होकर हमें दिया करते थे। हमारे घर खाने को भी कुछ ना हुआ करता। अब्बा तो मनमौजी इंसान थे। दिल करता तो मजदूरी कर लेते, दिल ना करता तो सारा दिन घर या गली में पड़े रहते और मजदूरी के पैसों से नशा कर लिया करते। मेरी अम्मा बड़ी खूबसूरत थी। वे बड़ी बड़ी आंखें, रज के गोरा रंग, लंबा कद और सिल्की बाल। उनका अब्बा के साथ कोई जोड़ ही ना था, लेकिन वो भी मेरी तरह बदकिस्मत वाक़ई हुई थी। बल्कि अपनी बुरी किस्मत के जिम्मेदार तो वो खुद ही थी, और अक्सर खुद को कोसा भी करती थी कि वो एक जज्बाती फैसला ना करती तो आज उनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ होती। वो अपना सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद करने वाली औरत थी। अब्बा अम्मा को तो ना मारते थे, हम दोनों बहनों को भी नफरत भरी निगाहों से देखते। उनका कहना था कि पहले ही माशी हालात तंग है और ऊपर से 2 जवान जहान बेटियां, जान का अजाब। उन्होंने कभी हमसे मोहब्बत से तो क्या सिरे से बात ही नहीं की थी। अम्मा को मारने के बाद भी अब्बा का मन ठंडा ना होता तो वो पाँव की जोरदार ठोकर हम दोनों बहनों को भी मार कर चले जाते। उनके नज़दीक हम सब बोझ और अम्मा एक बदकिरदार औरत थी। लेकिन इस सब के बावजूद वो पैसे मांगने अम्मा के पास ही आते और इनकार करने पर छीन कर ले जाते, और फिर अब्बा पहले की तरह बाहर गायब भी नहीं रहते थे। हर शाम कहीं न कहीं से कोई आकर बता देता कि वो फलां गली में नशे की हालत में पड़े हुए हैं। अम्मा चार नाचार क्या करती, ना चाहते हुए भी वो जाती और अब्बा को वापस लेकर आती। वापस आने के बाद अब्बा पड़ा सोता रहता और जब जागता तो खाना खाकर फिर से निकल जाता। जिंदगी ऐसी ही मुश्किलात और अजियतों से आंख मिचोली खेलते गुजर गई कि अचानक से हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई। यूँ कहा जा सकता है कि एक भूचाल था जो हमारी जिंदगियों में, बल्कि मेरी जिंदगी में आया। मेरा अब्बा एक जवारी थे और जवारी सगी माँ का भी नहीं होता, और वो हमारे कैसे हो सकते थे। अब्बा ने अपने जुए और नशे के लिए मेरा सौदा कर दिया, वो भी अपनी ही उम्र के एक शख्स के साथ। न जाने कितने लाख रुपए अब्बा ने अपनी हम उम्र से इस अमीर बुढ़े के ईंटे और उसके बदले अपनी बेटी यानी कि मुझे उसे देने का वादा कर दिया। उस शख्स का नाम सेठ इलियास था और वो शहर का बहुत अमीर ठेकेदार था। वो एक कम उम्र और खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता था, और मेरे अब्बा जाने उसे कैसे मिल गए
और फिर अब्बा ने अपनी फितरत दिखा दी और पैसे की लालच में उसे अपनी बेटी बेच दी। सेठ इलियास से रकम लेने के बाद अब्बा उसे घर लाए और हम दोनों बहनों को किसी शो पीस की तरह उसके सामने पेश किया कि जो पसंद आए उठा लो। और फिर सेठ इलियास ने मुझे पसंद कर लिया। मुझे अपना हसीन चेहरा हमेशा से बहुत पसंद था, लेकिन उस दिन मुझे अपने बेपनाह हुस्न से नफरत हो गई। अगर मैं इस कदर हसीन न होती तो एक बुढ़े शख्स के हवाले न की जाती। सेठ इलियास ने मुझे पसंद करते ही फौरन से निकाह की फरमाइश कर डाली और मेरे अब्बा ने भी आनन फानन निकाह खां का बंदोबस्त कर दिया। मैंने जब निकाह से मना कर दिया तो अब्बा ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने निकाह न किया तो वो अम्मा को मार डालेंगे और मेरी बहन को किसी जवारी को बेच देंगे। नशेई और जवारी आदमी बहुत खतरनाक होता है और मेरे अब्बा तो इंतहाई खतरनाक इंसान थे। सो मुझे मानते ही बनी और यूं रोते धोते मैंने निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए। जब मैं सेठ इलियास के हमरा अपना घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी तो अम्मा मुझे गले लगाकर खूब रोई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि वो चाहकर भी मेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। कसूर उनका भी नहीं था, वो बेचारी तो बहुत मजबूर थी। मैं अपने घर को हमेशा के लिए अलविदा कहकर सेठ इलियास के महल जैसे घर में आ गई। वो बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था, लेकिन हर तरफ वीरानी फैली हुई थी, जैसे वहाँ कोई न रहता हो। और वाकई वहाँ सेठ इलियास के अलावा और कोई रहता भी नहीं था। वो इतना ज़्यादा अमीर था, लेकिन इसके बावजूद उसने एक मुलाजिम भी नहीं रखा हुआ था। अजीब इंसान था। उसे बिल्कुल अकेले रहना पसंद था और वो अपने काम भी खुद करता था। और शादी के बाद उसने अपने सारे काम मेरे जिम्मे लगा दिए। ज़रा जो किसी काम में कोताही या गलती हो जाती तो मेरी शामत आ जाती। वो इंतहाई खुशीला बुढ़ा था और मैं चाहकर भी उसके आगे बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मैं खरीद कर लाई गई लड़की थी और खरीदी गई लड़कियों की ज़बानों पर ताले लगा दिए जाते हैं। कभी कभी सेठ इलियास का दिमाग मुझे खिसका हुआ लगता था। वो अजीब पागल शख्स तो था जिसके दिमाग में दुनिया का सारा घटियापन भरा हुआ था। अपने काम से वापस आने के बाद वो मेरा बायोडाटा निकालने बैठ जाता, मुझे अजीब अजीब से सवाल करता, मुझसे पूछता तुम इतनी खूबसूरत हो, यकीनन जो देखता होगा दिल हार बैठता होगा, तो बताओ तुमने कितनों पर दिल हारा था। वो मुझ पर बहुत शक करता था। उसे लगता था कि मैं अपने हुस्न से बहुत लोगों को धोखा दे चुकी होंगी। वो अजीब से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहा था। उसे लगता था कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ और उसके पीठ पीछे ज़रूर मेरे मर्दों के साथ ताल्लुकात होंगे और मैं एक दिन उसे ठोकर मारकर चली जाऊंगी। ये सब सोचे उसके जहन की पैदावार थी। वो बूढ़ा हो चुका था और जब बूढ़े शख्स के पास जवान और खूबसूरत बीवी हो तो उसे ऐसे ही तरह तरह के ख्यालात आते रहते हैं। वो सब जाते हुए 1000 बार खिड़कियां दरवाजे चेक करता कि कहीं से कोई छुप कर आ तो नहीं रहा, और दिन में कई बार घर की लैंडलाइन पर फ़ोन करता कि कहीं मैं किसी के साथ मसरूफ़ तो नहीं हूँ, या फिर ये कंफर्म करना चाहता कि कहीं मैं किसी के साथ घर से बाहर घूमने तो नहीं चली गई। उसका दिमाग में शक का कीड़ा घुसा हुआ तो जो कभी निकलने वाला नहीं था। मेरी ज़िंदगी पहले ही उसके साथ ख़राब हो चुकी थी और फिर उसके हर वक्त की जासूसी और शक ने मुझे उससे बेजार कर दिया था। वो एक पागल शख्स था जो खुला घूम रहा था और उससे किसी की हो न हो मुझे बहुत खतरा था। मुझे उससे डर लगने लगा था कि क्या भरोसा ऐसे इंसान का कि उसे शक में कोई गलत फहमी हो जाए और वो मेरा काम ही तमाम कर डाले। उसने मुझे घर में हर सहूलत दे रखी थी, वो सब चीज़ें जिनके लिए मैं सारी ज़िंदगी तरसती थी, वो सब की सब मुझे सेठ इलियास ने दिलाई थी। और शादी के 7 माह के बाद वो मेरी अम्मा से मुलाकात भी करवाता और साथ साथ ये भी बताता कि वो ठीक है। सेठ इलियास हर माह खती रकम अम्मा को घर के खर्चे के लिए देता। उसने मेरे भाई को न सिर्फ किराने की दुकान खोल कर दी बल्कि अब्बा को भी अस्पताल में दाखिल करवा रखा था ताकि उनके नशे की आदत छूट सके और वो अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। सेठ इलियास दिल का अच्छा आदमी था, लेकिन वो दिमाग का इंतहाई गया गुजरा आदमी था और इस कदर ज़बान से भी गया गुजरा था। उसका दिमाग और ज़बान ठीक होते तो शायद मैं उसके साथ एडजस्ट कर भी लेती, क्योंकि मुझे चाहिए ही क्या था, एक इज़्ज़त और दूसरी आसाइशात। लेकिन मुझे सेठ इलियास से सिर्फ आसाइशात मिल रही थी, मेरे हिस्से की इज़्ज़त नहीं मिल रही थी, और इज़्ज़त के बगैर तो आसाइशात भी किसी काम की नहीं होती। एक रोज़ सेठ इलियास रोज़ाना की तरह अपने ऑफिस गया हुआ था कि दरवाजे की घंटी बजी। मुझे हैरत भी हुई और मैं डर भी गई, क्योंकि सेठ इलियास उस वक्त तो घर वापस नहीं आता, तो फिर बाहर कौन हो सकता। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो सामने खस्ता सा नौजवान खड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर ज़बानों की थकन थी। मुझे लगा वो भीख मांगने आया है, और जब मैंने उसे 100 का नोट देना चाहा तो उसने इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं भिखारी नहीं हूँ बीबी, बस मजबूर हूँ। मुझे भीख नहीं, काम चाहिए ताकि मैं चंद पैसे कमाकर बीमार माँ के लिए दवाई ले सकूँ। मुझे इस लड़के पर तरस आ गया। वो उम्र मुझसे कोई 3-4 साल छोटा लग रहा था, बल्कि मेरे भाई जैसा था, लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा शौहर सेठ इलियास बहुत शक्की था, और क्या पता उसने आस पड़ोस के लोगों को भी मुझ पर नजर रखने का कहा हो, और अगर कोई बता दे कि मैं एक जवान लड़के से बात कर रही थी तो वो मुझे तलाक दे देता, और फिर मैं कहाँ जाती। अगर मुझे तलाक हो जाती तो मेरे मायके वालों पर भी सेठ इलियास की मेहरबानियां खत्म हो जाती और एक बार फिर गुर्बत आ जाती। मैंने उसे मुलाजिम रखने से इनकार कर दिया, लेकिन वो मेरी मिन्नतें करने लगा और उसने वादा किया कि जैसे ही मेरा शौहर घर वापस आएगा तो वो कहीं छुप जाया करेगा और यूं कोई परेशानी नहीं होगी। उस लड़के ने अपना नाम रमीज बताया था। मुझे रमीज से हमदर्दी होने लगी।
मैंने उसकी बात मान ली और उसे अपने घर में सेठ इलियास से छुपा कर मुलाजिम रख लिया। सेठ इलियास शाम में घर वापस आता तो किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी। सेठ इलियास जब रात को आता तो रमीज कहीं छुप जाया करता और सब सेठ इलियास के जाने के बाद रमीज सारे घर के काम काज करता। वो काफी अच्छा लड़का था, लेकिन मुझे हर वक्त ही सेठ इलियास की तरफ से धड़का लगा रहता कि अगर उसे जरा सी भी भिनक पड़ जाती तो मेरी और रमीज की खैर नहीं थी। सेठ इलियास तो ऐसा शख्स था कि हमें संभलने और कुछ बोलने का मौका भी ना देता। मैंने उन सब खौफ के बावजूद रमीज को घर पर रखा हुआ था, क्योंकि मुझे उसकी तकलीफ अपनी अपनी सी लगती थी। मुझे उसकी मजबूरी में अपनी मजबूरियां नजर आने लगती थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह थी। तो मैं रिस्क ले रही थी और 3 माह गुजरने के बावजूद सेठ इलियास को रमीज के घर पर होने की भिनक नहीं पड़ी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी तो कसाई की छुरी तले आएगी। और मेरे साथ ठीक यही मामला हुआ। मैं कसाई की छुरी तले आ चुकी थी और बुरी फंस गई थी। शायद सेठ इलियास को घर में किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया, तो इसीलिए वो एक दिन ऑफिस जाने के लिए घर से निकला। लेकिन वो ऑफिस नहीं गया, बल्कि वो घर से बाहर इसलिए निकला ताकि वापस छापा मार सके। और फिर ठीक जाने के 1 घंटे के बाद वो पिछले दरवाजे से वापस आ गया। रमीज उस वक्त मेरे ही कमरे में मौजूद था और मैं उसे काम के मुतालिक समझा रही थी जब इलियास आ गया। उसकी आंखों से लहू बह रहा था और फिर वो जल्दी से अलमारी में घुस गया। मैं और रमीज दोनों बुरी तरह से डर गए और हमारी टांगों से जान तब निकली जब इलियास ने अलमारी से अपना पिस्तौल निकाला। और जैसे ही वो रमीज को मारने के लिए आगे बढ़ा तो रुक गया और फिर पिस्तौल उसके हाथ से गिर गया। इलियास ने रमीज को गले से लगा लिया। मैं हैरान हुई थी कि ये अचानक से क्या हुआ, और तब मुझे पता चला कि रमीज इलियास का बेटा है। और ये बात इलियास भी जानता है। 5 साल पहले रमीज की माँ किसी और मर्द के लिए इलियास को छोड़ गई थी और फिर साथ रमीज को भी ले गई थी, और फिर कभी इलियास को रमीज की शक्ल नहीं देखने को मिली। लेकिन फिर जब रमीज की माँ का इंतकाल हुआ तो रमीज को अपने बाप के पास वापस आना पड़ा। लेकिन इलियास की दूसरी शादी का सुनकर वो खौफजदा हो गया कि वो कहाँ जाएगा, सो इसीलिए वो मुलाजिम बनकर रहने लगा। इलियास ने 5 सालों बाद अपने बेटे को देखा था और पहचान लिया था, और दोनों बाप बेटा एक दूसरे के गले लगे हुए थे। इलियास की उम्र ज्यादा थी, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं था। उसकी पहली बीवी उसे छोड़ गई थी, इसीलिए उसके दिमाग का शक का कीड़ा घुसा हुआ था। और उसने मुझे भी इसीलिए खरीदा था, क्योंकि उसे लगता था कि खरीदी हुई चीजें किसी और के पास नहीं जा सकती। रमीज ने जब सारी बात इलियास को बताई तो उसने मुझसे माफी मांगी और मैंने भी माफ कर दिया। रमीज के आने के बाद इलियास की शख्सियत एकदम बदल गई थी और हमारा घर भी पुरसुकून हो चुका था। मैं अपने और इलियास के साथ को कबूल कर चुकी थी।